मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चे, जो जो बच्चा ब्रश करके आया एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर लेकर आ जाए जल्दी से। एक ब्यूटीफुल सी स्माइल पहले चेहरे पर चाहिए। जब स्माइल ही नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे होगी मेरे राजा बेटा। पढ़ाई के लिए पहला पाइजे स्माइल। और दूसरी बात, आपको कुछ होमवर्क दिए थे मैंने, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे कि नहीं दिए थे? यस। वो कौन से क्वेश्चन थे जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे? एक बार उसके बारे में मुझे इत्तला कर दीजिए, कौन से क्वेश्चन होमवर्क आपको दिए हुए थे। राइट, सो प्लीज लेट मी नो विच ऑल क्वेश्चंस वर गिवन एज एन होमवर्क। कहां है भाई मोबाइल? हाँ ये रहा। सो 1, 2 एंड 4 करके आए होंगे ऐसी अपेक्षा रखता हूं। राइट, विद अ प्यारी सी स्माइल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 वर गिवन एज एन होमवर्क एंड, और आशा रखता हूं कि आप सभी लोग ये होमवर्क करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 वर होमवर्क। सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। आरटीपी नवंबर 20 में था और मेरे हिसाब से आरटीपी मई 19 में भी था ये क्वेश्चन। दोनों में था, आरटीपी नवंबर 20 और मई 19 में भी था। लेट्स रीड इट। ट्रेडर प्रिपेयर्ड its accounts on 31st March each year. Due to unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April. मतलब ये आगे स्टॉक लिया गया। On which date the total cost of the godown in his godown came to 50,000. ये फिजिकल वेरिफिकेशन से, फिजिकल वेरिफिकेशन से इतना है, ठीक है। The following facts were established between 31st March and 15th April. सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स, ये टाइम पास है कैश सेल्स, और ये इसको कन्वर्ट करो एट कॉस्ट। राइट, और मैं आपको बता दूं ये वाला जो है ये यहां पर 31st मार्च है और यहां पर 15 अप्रैल है। सो अब बेटा जी आपको ये बोला गया कि ये 50,000 इधर का स्टॉक है। सो आपको क्या सिखाया गया? मैंने बताया था परचेस लेस परचेस रिटर्न एड सेल्स एट कॉस्ट एड और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट लेस। तो आपको ये बताया जो 41,000 उसका क्या करना है मुझे बता देना। राइट, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो व्हाट हैज टू बी डन अबाउट दैट। ठीक है, नाउ यू हैव गॉट परचेसेस। तो परचेसेस को क्या करोगे? लेस। सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? लेस। ऑन 15th March, goods of sale value of 10,000 were sent on sale or return basis to a customer, the period of approval being 4 weeks. ये 15 मार्च की बात है। He returned 40% of the goods on 10th April, approving the rest. The customer was billed on 16th April. I'll talk about it, what to be done. फिर आगे का क्या है? The trader has also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. 20% of the goods had been sold by 31st March and another 50% by 15th April. These sales are not included in the above sales. Okay, so we'll talk about this two adjustment. थोड़ी सी अलग है। Goods are sold by the trader at a profit of 20% on sales. You are required to ascertain the value of inventory as on 31st March. So बेटा जी अगर इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 41,000 minus 20%. 41,000 minus 20%. So do you think so it turns out to 32,800?
32,800. एंड व्हाट अबाउट परचेसेस? परचेसेस तो एज इट इज, सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे 800. सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से सेल्स को करना पड़ेगा आपको ऐड 32,800 ऐड होगा, लेस करना पड़ेगा 1990 और 800 को क्या करना पड़ेगा लेस, 800 इज लेस. तो पहले हम इतना टिक मार्क कर लेते हैं, क्या 32,800 के बारे में बराबर है क्या? अच्छा उन्होंने नेट सेल्स लिया है, नेट सेल्स लिया है, आप भी ऐसा कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है. अब जरा एक बार देख लो 32,800 माइनस 800, 32,000 नेट इफेक्ट आ रहा है ना. अरे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? कैन आई नॉट से 40,000, 40,000 में से 20% लेस किया मतलब 8,000 लेस किया, 32,000 का डायरेक्ट इंपैक्ट भी दे सकते थे. सो ये 32,000 हमें समझ में आया. फिर दूसरा परचेसेस का 5034, ये लेस करना अपनी बात हुई थी. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो. अब अगले वाले पहले हम 5th ट्रांजैक्शन करेंगे. The trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. 20% of the goods has been sold by 31st March and another 50% by the 15th April. These sales are not included in the above sales. वो ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं हमने स्टॉक टेक कब लिया है? स्टॉक टेक लिया गया बेटा जी 15 अप्रैल को, राइट. 15 अप्रैल के पहले पहले क्या हो गया मैं आपको पूरी बात बताता हूं. मार्च के महीने में हमें गुड्स मिले किसी और के, जिसके लिए हम कंसाइनी थे, हमारे लिए वो गुड्स हमारे नहीं थे, किसी और के थे, राइट. तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि वो गुड्स मेरे थे क्या, तो तुम आंसर बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, अपने गुड्स थोड़ी ना है सर, क्योंकि ये गुड्स आपको किसी कंसाइनी ने भेजे. ये बोले ना द ट्रेडर ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, मतलब हम एजेंट है. 20% माल 31 मार्च तक खत्म हो गया, 50% माल 15 अप्रैल तक बिक गया. तो मैं आपको बोलता हूं कि बेटा जी 8,000 में से कितना माल गोडाउन में था? 8,000 में से कितना माल गोडाउन में था? सो कैन आई नॉट से 100 में से पहले तो 20 बिक गया, फिर 50% बिक गया. सो कुल मिलाकर 30% माल था क्या 15 अप्रैल के दिन. तो जो माल मेरे स्टॉक में था वही तो गिना गया होगा ना, क्योंकि गोडाउन में रहेगा तो वो तो गिनती में आएगा. वो गोडाउन कीपर को थोड़ी ना अक्ल रहती है, वो क्या करेगा उसको काउंटिंग कर लेगा. सो जब गोडाउन कीपर उसकी काउंटिंग कर लेगा तो गोडाउन कीपर ने कितना काउंट किया होगा? सो कैन आई नॉट से 8,000 का 30% उसने काउंट कर लिया होगा. सो 8,000 का 30% कितना आता है राजा बेटा जी? 2,400 आता है क्या? सो ये ऐड हो गया होगा, इसको क्या करना पड़ेगा लेस. सो ये देख लो इधर मैंने किया लेस, यस और नो, 2,400 कर दिया लेस, क्योंकि अभी आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट अब ये देखते हैं ये वाले ट्रांजैक्शन. पहले इसमें क्वेरी होगी तो पूछ लो मुझे, क्योंकि मैंने इसको बताया ना कि आपको लॉजिक लगाने के लिए विजुअलाइज करना पड़ता है कि क्या हुआ. 2,400 का ट्रीटमेंट दिया, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, देन आई विल गो अहेड. रिया बेटा जी आज आप कुछ मत करो, आज आप सिर्फ सुनो और बैकअप लेक्चर अगर देख सकते हो तो बैकअप लेक्चर देखो, अगर आज आप नए हो तो ठीक है, टेंशन न लो. अब आगे ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. 15 मार्च को माल भेजा गया टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, 4 हफ्तों का समय. ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल. मतलब बेटा जी काउंटिंग में आ गया होगा, 40% तो काउंटिंग में आ गया, यस और नो, राइट. ये माल काउंटिंग में आ गया. अप्रूविंग द रेस्ट द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल. मैं क्या बोल रहा है सर, तुमने माल भेजा इधर, राइट. ये 31st मार्च है, यू सोल्ड ऑन 15th मार्च ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. आई थिंक द गुड्स ऑफ द वैल्यू वर ₹10,000. ठीक है, इधर अप्रूवल आया था क्या? मार्च को अप्रूवल आया था क्या? द आंसर इज नहीं आया था, नहीं आया. तो ये हमारा स्टॉक है क्या? यस ये हमारा स्टॉक है, 110% ये हमारा स्टॉक है. बट बेटा जी 15 अप्रैल तक हमें कितना माल इसमें से रिटर्न मिल चुका था? ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स, 40% का माल रिटर्न मतलब हमको दे दिया गया था, मतलब 4,000 का माल हमें रिटर्न मिल गया था इधर. तो बेटा जी जब गोडाउन में ये माल आया होगा 15 अप्रैल को तो काउंटिंग में आया होगा कि नहीं आया होगा? काउंटिंग में तो आ गया. एग्रीड. मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मुझे स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, बिकॉज इट इज नॉट अप्रूव्ड. प्लीज विजुअलाइज व्हाट आई एम सेइंग. मैंने पहले माल भेजा 10,000 का, राइट. फिर हम 31 मार्च के दिन खड़े, 31 मार्च के दिन अप्रूवल आया क्या? नहीं आया. तो ये मेरा स्टॉक है क्या? नहीं, ऑफकोर्स ये मेरा ही स्टॉक है. बट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर जी तो फिर इसको स्टॉक में कितना इंक्लूड करना होगा? तो पूरा 10,000 रुपए इंक्लूड करना पड़ेगा, यस और नो?
नहीं, सेल वैल्यू 10,000 है, सेल वैल्यू ऑफ 10,000 है, तो कितना इंक्लूड करना पड़ेगा बेटा जी मुझे स्टॉक में? 8,000 इंक्लूड करना पड़ेगा। बट 8,000 का बेटा जी हमें कितना बोलना पड़ रहा है? 8,000 इंटू 40% का माल हमें मिल गया था, 3,200 का माल हमें रिटर्न मिल चुका है। ये 15 अप्रैल के बीच का है, तो बेटा जी ये हमारे गोडाउन में आके गिरा और गोडाउन में काउंटिंग हो गई होगी, मतलब 8,000 इंक्लूड करना है, मैं मान रहा हूं, बट ऑलरेडी 3,200 तो बेटा जी काउंटिंग में आ गया ना 15 अप्रैल को। सो बेटा जी 8,000 माइनस 3,200 आपको कितना इंक्लूड करना पड़ेगा? अभी 4,800 जो अभी तक कस्टमर के पास है, 31 मार्च के दिन ये मेरा स्टॉक है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा और ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। जरा चेक करो 4,800, डिड वी ऐड इट और नॉट? द आंसर इज यस। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं है। सो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक तरीका कैसा है देख लो, कि आप ऐसा भी बोल सकते थे कि बेटा जी इसमें से 4,000 का माल एक्सेप्ट किया 10,000 में से, राइट, रिटर्न किया, सॉरी। सो बेटा जी 6,000 का माल अभी मुझे इंक्लूड करना है, तो 6,000 के माल का कॉस्ट तो 80%, तो वो भी आंसर वही आएगा। सो ये बोल रही गुड़िया फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन वापस रिपीट करो, इसको एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा। देख बेटा, तूने 15 मार्च को माल भेजा और 15 अप्रैल को स्टॉक टेकिंग हुआ और 31 मार्च के दिन स्टॉक टेक लेना है। अब मैं जो तुम्हें पूछ रहा हूं वो ध्यान से सुनो। सेल वैल्यू कितनी थी? 10,000। कॉस्ट कितनी थी? 8,000। डिड दे एक्सेप्ट ऑन 31st मार्च? द आंसर इज नो। सो शुड आई इंक्लूड इन स्टॉक? द आंसर इज यस, इंक्लूड इन स्टॉक। तो कितना इंक्लूड करना है? 8,000 इंक्लूड करना है, बराबर है, ये करना है। बट क्या मुझे 31st मार्च का स्टॉक दिया है गोडाउन में? नहीं, आई एम नॉट हैविंग द स्टॉक ऑन 31st मार्च एज पर द गोडाउन, आई एम हैविंग द गोडाउन का स्टॉक ऑन दिस डेट, राइट। अब इसके अंदर यहां पर एक माल जो इसमें से वो इधर रिटर्न आया कि नहीं आया? समवेयर अराउंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कितना का माल रिटर्न आया बेटा जी? तो 40% ऑफ द गुड्स गॉट रिटर्न। सो 8,000 का 40% गॉट रिटर्न, हाउ मच? 3,200 गॉट रिटर्न। तो क्या ये इसका काउंटिंग में आ गया कि नहीं आ गया? जो 50,000 का स्टॉक है उसके काउंटिंग में आया कि नहीं आया? वो 100% आया ना मेरे भाई, क्योंकि जो इधर स्टॉक है उस स्टॉक में ये 3,200 भी इंक्लूडेड है ना। तो अब मैं क्या 31 मार्च का स्टॉक लेता तो पूरा 8,000 डायरेक्टली ऐड कर लेता, बट 31 मार्च का नहीं ना, मेरे पास 15 अप्रैल का स्टॉक है। 15 अप्रैल के स्टॉक में 3,200 ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि वो रिटर्न हो चुका था, तो मेरे गोडाउन में क्या रहेगा ना। सुराजा बाबूजी 8,000 में से 3,200 ऑलरेडी इंक्लूडेड इधर। अब और कितना इंक्लूड करना बाकी? तो 8,000 माइनस 3,200, 4,800 has to be included, and that is the reason it will be added in my stock. Please let me know if I am correct or wrong. जल्दी से एक बार बता दो क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एम वेटिंग फॉर यू ऑल, जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। सो वो वापस एक बार विजुअलाइज करो कि बेटा मेरे को 15 मार्च को आई सेंड द स्टॉक फॉर 4 वीक्स, राइट। 15 अप्रैल को मेरे को स्टॉक का वैल्यूएशन दिया हुआ है, 31 मार्च के दिन ये मैं ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? द आंसर इज यस। तो अगर मैं 8,000 को ऐड करूंगा, तो बेटा जी 31 मार्च का स्टॉक दिया रहता तो डायरेक्टली 8,000, बट मुझे कौन सा दिया है? 15 अप्रैल का। तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ माल उसमें से रिटर्न आया वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यस, इट इज इंक्लूडेड। हाउ मच? इट इज इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 3,200, बिकॉज 4,000 इज सेल वैल्यू, उसमें से 20% लेस किया जीपी रेट, तो मुझे कॉस्ट मिला 3,200। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे 8,000 जो कॉस्ट है उसमें से 3,200 ऑलरेडी इंक्लूडेड, सो हाउ मच आई विल इंक्लूड फर्दर? 4,800। अब ये गुड़िया क्या बोलती है राशि जैन, सर मैंने 10,000 में से पहले 4,000 और फिर 1,200 प्रॉफिट लेस करके शो किया, ये सही है क्या? यस, यू कैन डू दैट, नो इश्यूज, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? तो बेटा जी अब इस आंसर को लिख सकते हैं क्या हम? राइट मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि इस आंसर को लिख लीजिए बेटा जी। प्लीज स्टार्ट राइटिंग डाउन दिस आंसर। जल्द से इस आंसर को लिख लीजिए मेरे रसगुल्ले बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भारत अग्रवाल का क्वेश्चन है, सर मेरे 5 में से 3 एंट्री सही हो तो कुछ मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? चल दे दिए भारत अग्रवाल, खुश रहे, बट नाम में है भारत और ऐसा क्या बात कर रहा भाई, थोड़ा सा तो एकदम डेयरिंग करने का ना, सभी के सभी सही लेके आने का। कुछ भी बड़बड़ करता है कि रे।
वाई एम आई शोइंग यू दिस आंसर लाइक दिस? फॉर दैट रीजन माय डियर फ्रेंड, आपका आंसर बिल्कुल मॉड्यूल के आंसर के जैसे मैच होने को ना। तो अभी आप क्या करो कि जितने भी इन्वेंट्री के क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, उन सभी इन्वेंट्रीज के क्वेश्चंस एग्जाम के हो या आरटीपी के हो, सभी के सभी सॉल्व कर कर रखो। तो बेटा जी इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर बूस्टअप हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट रियली गुड वे। एक बार हो जाए तो मुझे बता देना। आनंद सर, इट इज नॉट भारत, इट इज भरत। अरे भरत तो नालायक उन्हीं के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। सॉरी मुझे पता नहीं, बट आई एम जस्ट फेकोफाइंग, बट उन्हीं के नाम पर पड़ा होगा। राइट। सो गधेड़े बच्चे, फिर तो और अच्छे से करना चाहिए था तूने। ऐसी कैसी बात करता है? मैं तो तेरे को इसलिए बोलता हूँ कि भाई जी तेरा फोकस अच्छा रहना चाहिए, इसलिए बोला भाई कि 5 में से 3 मार्क क्यों, 3 एंट्री के बारे में क्यों सोच रहा है? अच्छा, इसमें प्रेजेंटेशन अगर अलग रहे तो चलता है क्या? यस, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट कि आप आपकी इंडिविजुअलिटी प्रोटेक्ट कर कर सॉल्व करते रहो। ऑलराइट, डन डन डना डन, वेरी गुड। बाकी के बच्चे भी कर लो जल्दी जल्दी से। अब बेटा इसके बाद मैंने दिया था आपको अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे। पहले मुझे बताओ ये हो गया कि बाकी बच्चों के लिए भी वेट कर लो थोड़ा सा, हो जाए तो मुझे बता देना। डू इट, खड़ागट खड़ागट खड़ागट। ओके डन। होमवर्क आपके, सॉरी आंसर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं छपा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन छपा हुआ है। राइट। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। राइट, कैन वी गो अहेड? ऐसा चलेगा काट पीट छोड़ दिए तो? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा विश्वास सर। सर जो भी आपका नाम है विश्वास भाई, ऐसा नहीं चलेगा। कितना वाहियात लिखा है आपने। कौन सी चीज की ट्रांजैक्शन है वो तो लिखना चाहिए ना, कौन सी चीज की ट्रांजैक्शन है। अभी आ जाओ। स्टॉक टेकिंग ऑफ XYZ लिमिटेड for the 31st March 19 was completed by 10th April. So now this is also आगे स्टॉक टेकिंग लिया गया। 31st मार्च का स्टॉक टेकिंग हुआ 10th अप्रैल को, which showed a stock figure of 167,500 at cost. This is physical stock. Sir, how do you know it is a physical stock? क्योंकि स्टॉक टेकिंग is completed बोला है। After the end of the accounting year until the date of completion of stock taking, sales for the next year were made for 6875. Profit margin is being 33.33% on cost. जिसका परसेंटेज दिया उसको पकड़ो क्या? 100 C प्लस P इज इक्वल टू SP। तो मैं इसको पकड़ूंगा 100, तो ये आएगा 33.33 और इसको बोलूंगा 133.33। राइट। सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से कि मेरा सेल है 6875, तो मेरी उसकी कॉस्ट कितनी है? X। सो आई विल से 6875 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.3333333333। तो कितना आ जाएगा बेटा जी? कैन आई नॉट से 5162, सॉरी 5156.25। दिस इज व्हाट माय कॉस्ट इज। राइट, सेल वैल्यू दी ना 6875, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट किया। परचेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटेड टू 9000 at cost less trade discount 10%। बेटा जी परचेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटेड टू रुपीज 9000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो सीधी सिंपल सी बात है, परचेसेस है, परचेसेस को आपको लेस करना होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ द मार्कअप प्राइस ऑफ 300 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। बेटा जी सेल्स रिटर्न आया जिसके अंदर 300, स्टॉक ऑफ द मार्कअप प्राइस ऑफ रुपीज 300, मतलब 300 रुपए। ये मार्कअप प्राइस इज नथिंग बट बेटा जी सेल प्राइस। अब ये मुझे बहुत गंदा लगा कि एग्जामिनर तुम्हारे साथ ऐसे बात कर रहा है।
अरे सीधा सीधा मुंह से भी बोल सकता था ना कि इट इज अ सेल प्राइस. मार्कअप प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल प्राइस. इट इज इंक्लूडिंग द मार्कअप, इट इज इंक्लूडिंग द प्रॉफिट्स. राइट. तो बेटा जी अब मैं इतनी सी चीजों के बारे में पूछूंगी तो आप सेल्स क्या करोगे? ऐड. परचेस क्या करोगे? लेस. सेल्स रिटर्न क्या करोगे आप? लेस. इज दैट ओके? सेल्स एट कॉस्ट ऐड, सेल्स रिटर्न क्या करोगे? लेस. और परचेसेस क्या करोगे? ऐड. तो पहले हम यहीं तक का स्टोरी देख लेते. सो बेटा जी वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखा है, बहुत बढ़िया. राइट. फिर उसके बाद में 6875 माइनस 1719, ये क्या है मैं आपको बताता हूं. 6875 तो सेल वैल्यू है. सेल वैल्यू में से प्रॉफिट लेस किया. सो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो मैं इधर भी निकाल कर दिखा सकता हूं. ये मान लेते हैं C प्लस पी इज इक्वल टू एस पी. ये 100 है. अब ये 100 की जगह पे बेटा जी मैं और एक काम कर सकता हूं क्या? कैन आई नॉट टेक इट एज 3, इसको 1, इसको 4. बेटा 33.33% मतलब तुम मैथ्स के विद्यार्थी हो ऐसे मान के चल रहा हूं. सो मैथ्स में सर ने बताया 1/3 का मतलब होता है 33.3333%. मतलब अगर मेरी कॉस्ट 3 रुपए है तो प्रॉफिट 1 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 4. अब बेटा जी मैं बता रहा हूं ये है हमारा 6875, तो ये कितना आएगा? x. सो प्रॉफिट कितना आएगा? सो 6875 इंटू 1 डिवाइड बाय 4. तो बेटा जी ये भी पॉइंट में आ रहा है, 1718.75 आ रहा है. सो बेटा जी कैन आई नॉट से 1719, राइट. और 6875 से मैं माइनस कर दूं 1719, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी? 5156, विच इज नथिंग बट 5156. यहां पर भी हमने निकाला था. यस और नो? अप्रिशिएट दिस. सो लेट मी टेक यू देयर. और मैंने आपको ये बता दिया कि पहला वाला आइटम जो है 5156 ये लेना होता है, ऐड करना होता है. ऐड देख लीजिए. नेक्स्ट फिर मैंने बताया आपको कि जो परचेसेस है उसको क्या करना होगा बेटा जी? लेस. ये 8100 है. 8100 क्यों है बेटा जी? 9000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 8100. आशा करता हूं कि ये बात भी क्लियर हो गई है. फिर सेल्स रिटर्न, उसको मार्कअप वैल्यू बोला हुआ था 300. ये कौन सी प्राइस है बेटा जी? सेल प्राइस है. सो वापिस देख लेते. C प्लस पी इज इक्वल टू एस पी. और ये है 100, ये है 33.33 और ये है 133.33. आप चाहते तो इधर ये भी ले सकते थे 314, ये भी लिख कर सकते थे, बट खैर कोई बात नहीं. ये 300 अगर मैं लिखता हूं तो ये x आ जाएगा. ये मुझे अभी पता है कि कितना आएगा. बताओ मुझे. 300 ये ना स्टॉक का वैल्यू 300. ओके. सो बेटा जी क्या करेंगे हम? 300 इंटू, तो बेटा जी ये वाली रकम आती है 75. प्रॉफिट 75 है. सो कॉस्ट कितनी है? 225. बेटा जी सेल्स रिटर्न के बारे में भी चर्चा हुई थी कि वो क्या होगा? लेस होगा. सो बेटा जी सेल्स रिटर्न को हम करेंगे लेस. ये सेल्स रिटर्न माइनस कितना? 75 रुपीज का प्रॉफिट. तो ये 225 आया और ये भी होगा लेस. आशा करता हूं कि यहां पर आपको समझा होगा. कोई क्वेरी होगी तो यहां तक पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Any query, please let me know. If you have got any query, please let me know. After stock taking, it was found that there were certain very old slow moving item costing 1125 which should be taken at 525 to ensure disposal to an interested party. मतलब बेटा जी जब स्टॉक टेकिंग हुआ तो हमने देखा कि कुछ माल ऐसा था जो खराब हो चुका था और वो अगर हमें बेचना है तो जिनकी कॉस्ट 1125 है, बट 1125 में नहीं बिक सकता. वो 1125 का माल बिकेगा 525 में. राइट. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी वो माल खराब हो गया होगा. तो काउंटिंग के बाद में पता चलता है अरे हाँ ये माल आउट ऑफ फैशन हो गया, ये माल नहीं बिकेगा. तो हम उसको क्या करते हैं बेटा जी? उसको कितनी वैल्यू पर लेना है? तो हम उसको कॉस्ट पर नहीं ले सकते, हम उसको लेना पड़ेगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. तो हमें कितना पर लेना पड़ेगा? 525 पर लेना पड़ेगा. बट बेटा जी अभी मेरे बुक्स में कितने में इंक्लूडेड है? 1125 पर ही है ना, क्योंकि अभी हम कॉस्ट पर वर्क करें. तो 1125 माइनस 525, क्योंकि मुझे 525 पर तो रखना है. तो 600 रुपीज मुझे माइनस करने पड़ेंगे. 600 रुपए यहां पर माइनस करने पड़ेंगे. आगे बढ़ते. ड्यू टू हेवी फ्लड्स सर्टन गुड्स कॉस्टिंग 1550 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर. बाढ़ आने की वजह से कुछ माल ऐसा था जो हमें देरी से मिला
right? As a result, customer refused to take the delivery and net realizable value of the goods is estimated to be 1250. मतलब यहां पर भी कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower, 1550 का माल जो था वो हमने ऑर्डर किया था हमारे किसी कस्टमर के लिए। जैसे मैं कस्टमर हूं और तुमने मेरे लिए माल ऑर्डर किया, राइट, बट माल तुम्हारा देरी से आया तो मैंने माल लेने से मना कर दिया, तो बेटा जी अब वो माल बिक नहीं सकेगा जिस कॉस्ट में तुमने ऑर्डर किया, वो बिकेगा सिर्फ 1250 पर। सो बेटा जी 1550 माइनस 1250, इतने का नुकसान हुआ, ये भी लेस करना पड़ेगा, 300 और नुकसान हुआ इधर लेस करना पड़ेगा, क्योंकि रूल क्या है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर। अपने यहां पर जो स्टॉक निकल रहा है वो एट कॉस्ट निकल रहा है, अब कुछ उस माल में से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए जो भी रिडक्शन है वो हम रेस करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो कैन आई नॉट से 600 और 300 मुझे लेस करना पड़ेगा, ये चीज चेक करो, 600 और 300 मैंने लेस किया और ये वैल्यू ऑफ स्टॉक आया। तो जल्दी से मुझे बताइए कोई इशू है तो मैं आपका सॉल्व कर दूं, नहीं तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको लिखना है। राइट, ये बच्चे ने क्या किया, परचेस किया, सेल्स रिटर्न किया, Neeraj Lathuria ji, I don't know who has taught you this, but this is not the right way to do it. The question is very simple. Why are you creating a trading account here? I repeat, why are you creating a trading account here? There is no reason why you should create a trading account here. What is the concept or logic of creating a trading account? और अगर तुम ऐसा याद करके जाओगे तो एक हाथ चीज में फिर कहीं तो फंस जाओगे, तो बेटा जी ये चीज मत करो, लॉजिक्स पर फोकस करो। तुम्हें कौन सा स्टॉक दिया हुआ है, तुम्हें दिया हुआ है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो कोई भी आगे के समय पर हुआ है परचेस उसको करना होगा लेस, जो कोई भी सेल्स हुआ है उसको करना होगा ऐड, सेल्स रिटर्न जो भी हुआ उसको करना होगा लेस एट कॉस्ट। तो वो मैंने चीज करके दिखा। इधर मार्कअप का मतलब होगा कि इट इज सेलिंग प्राइस, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना मैंने समझाया। फिर बेटा जी इसके बाद में जो भी स्लो मूविंग आइटम है तो उसकी कॉस्ट को कम कर कर उसको मार्केट प्राइस पर लेके आना है, तो उसकी कॉस्ट को जो जो कम करना है वो हमने लेस किया और उसके बाद में हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक मिल गया ये वाला। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे इत्तला करिए, अदरवाइज इस चीज को कंप्लीट करिए। लास्ट वाला पार्ट बेटा एकदम सिंपल है। देख मेरे पास क्या है, कॉस्ट है, राइट, मेरे पास कॉस्ट है, मान लो कॉस्ट है 10,000, ये मेरे पास मैंने काउंट कर कर बता दिया कि ये मेरे पास कॉस्ट है। अब इस माल की मार्केट प्राइस है 9,000, तो तू क्या करेगी, अब इसको 9,000 पर लेके आना पड़ेगा ना। व्हाट इज द वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऑफ AS2, कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever इज लोअर, दिस इज द वैल्यूएशन प्रिंसिपल। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट 1,000 फ्रॉम हियर एंड इट विल बिकम 9,000। सो मतलब जो भी रिडक्शन इन द वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद में तुम्हारा आ जाएगा मार्केट प्राइस 9,000। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था सताक्षी, ये लास्ट वाला पार्ट वापस से बता दो। तो उसमें क्या है, हमारे पास कॉस्ट है, क्योंकि जब मैंने काउंटिंग किया तो मैंने कॉस्ट निकाल कर बता दी कॉस्ट है, बट फिर हमारा रूल क्या है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever इज लोअर। तो मार्केट प्राइस अगर मान ले कम है तो तू क्या करेगी, जितना कम वैल्यू है वो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, माइनस। यस और नो? तो अब कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लो, एल्स विल नीड टू मूव ऑन, अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा डॉगी कहीं पर भी जाकर बैठ जाता है ना, लाइक फिर लग गई ना मेरे को। पहले ये हो गया, क्या मुझे बताओ, ये कंप्लीट करो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। Once this is done, let me know, then we'll go ahead.
डन क्या? सभी बच्चे जल्दी से तुम भी रिप्लाई करो यार। सर व्हेन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा जी, ये अभी तक बताना बाकी है, बट मुझे लगा 11th-12th में अगर आपका कॉमर्स रहा होगा तो आपको पता ही होगा। इन्वेंट्री के लिए रूल है, यू हैव टू यूज एज पर एएस टू कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और एनआरवी विच एवर इज लोअर। गौरव रहेजा, तुम्हारी क्वेश्चन का मुझे मतलब ही नहीं समझा कि तुम क्या पूछ रहे हो। सर अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो उसे ऐड करेंगे क्या? कौन सी चीज का कौन सा क्वेश्चन कहां पे पूछ रहा है, क्या बता? बाकी के बच्चों ये लिखकर हो गया क्या? जल्दी से मुझे बताओ, और कोई क्वेरी होगी तो भी बताओ जल्दी से, बी क्विक। सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, इन केस यू हैव डन कंप्लीटली प्लीज लेट मी नो, और कोई क्वेरी होगी तो भी बताना। ऑलराइट, सो सभी बच्चों का यस डन बोलकर आ गया है। अब बेटा जी हम चलते हैं, जो क्वेश्चन और एक होमवर्क दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, आपकी जिंदगी में। फिर आज कुछ क्वेश्चन का सिलसिला और जारी रहेगा होमवर्क का, ताकि जब तक तुम इस चीज में परफेक्ट नहीं हो जाते हो तब तक कोई सेंस नहीं बनता। तो मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वो आज होमवर्क दूंगा, आपको ट्राई करने, और कोई क्वेरी होगी तो वो हम सॉल्व करेंगे, और आपको आगे की अभी चीज आज पढ़ा दी जाएगी। तो लेट्स सी। स्काई लिमिटेड कीप्स no stock records, but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter, the physical, and the valuation of stock is taken at cost. The company's year ends on 31st March 18 and their accounts have been prepared to that date. The stock valuation taken on 31st March 18 was however misleading, and you have been advised to value the closing stock as on 31st March 18 with the stock figure as on 31st December 17, and some other information is available to you. अब जरा ध्यान से देखो, स्टॉक वैल्यूएशन टेकन ऑन 31st March 18 वाज हाउएवर मिसलीडिंग, मतलब गलत हुआ कुछ तो, और आपको बोला यू हैव बीन एडवाइज टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 18 विथ स्टॉक फिगर एज ऑन 31st December 17, मतलब पिछले क्वार्टर का स्टॉक जो है उसके साथ में आप एडलेस कर इसको टैली करो, ऐसा बोल रहे, क्योंकि जो स्टॉक टेकिंग लिया गया था वो गड़बड़ थी। अब क्या बोल रहे, स्टॉक टेकन ऑन व्हाट 31st December 17 as shown by the inventory sheet was 80,000। यदि आप देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया। हमें 31st मार्च का स्टॉक चाहिए 18 का, और हमें 31st December 17 का स्टॉक दे रखा है 80,000। अब ये भी पता नहीं है सही है गलत है, बट 80,000 का स्टॉक दे रखा है पहले का, तो इसमें परचेज करते हैं ऐड, परचेज रिटर्न करते हैं लेस, राइट, सेल्स करते हैं सेल्स एट कॉस्ट करते हैं लेस, और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट करते हैं ऐड। ये चीज का ध्यान रहे, और इसके अलावा बाकी का हमको देखना पड़ेगा कि स्टॉक में है वो अपना स्टॉक है कि नहीं है। सो ऑन 31st December the stock sheet showed following discrepancies. This is rectification of error. A page total of 5,000 has been carried to the summary sheet as 6,000। मतलब बहुत सारे पेजेस होंगे इन्वेंट्री के, सो उसमें से एक पेज की जो टोटल थी वो टोटल आगे गलत चलेगी, 5,000 की जगह पे चलेगी 6,000, मतलब मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई कितने से, 1,000 से, सो माइनस होगा 1,000। और दूसरा, द टोटल ऑफ पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय ₹200, मतलब टोटल लेते वक्त हमने टोटलिंग गलत ले ली, कम ले ली टोटलिंग, तो अगर मुझे इस टोटल को बराबर करना होगा तो मुझे करना होगा एड 200। द टोटल इज अंडरकास्ट बाय ₹200, तो 200 से कम है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 200 से। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई। जो ये बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और लेट्स गो ऑन। ऑलराइट, हियर वी गो। Invoice of purchase entered in the purchase book during the quarter from Jan to 18 totaled 70,000, out of which 3,000 related to goods received prior to 31st December 17. Invoices entered in April 18 relating to goods received in March 18 totaled 4,000। वाह वाह वाह, क्या जोरदार एडजस्टमेंट है। आप मुझे बताओ इस एडजस्टमेंट का क्या करेंगे। देखो पहले हमें परचेसेस दिया हुआ है कितना, 18 से लेकर 31 मार्च तक का परचेसेस मुझे दे रखा। कितना प्यारा एग्जामिनर है हमारा, वो कहता है कि वो 70,000 है, ठीक है। 70,000 अगर आपको मैं सीधा सीधा बता दूं तो उसको क्या करना होगा, ऐड, बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी रायते फैलाए इन्होंने। क्या रायते फैलाए देखो, 3,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31st December 2017,
बेटा 31 दिसंबर का काउंट कर कर स्टॉक दिया है तुम्हें, राइट? तो ये 3000 का माल का इनवॉइस अभी मिला है, बट ये माल पहले ही मिल चुका है। तो मैं अगर आपको पूछूं ये माल कौन से इसमें आएगा, मार्च में आएगा क्या? मार्च में, यस आएगा, 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 थम्स अप, बराबर है, क्योंकि इनवॉइस 70,000 का है ना, ये जनवरी से लेकर मार्च तक के 70,000 है, बट ये 70,000 का जो इनवॉइस मिला इसमें से 3,000, अब मैं 70,000 ऐड कर दूंगा, बट 3,000 ऑलरेडी दिसंबर 2017 के पहले मिल चुका है। मतलब जो हमारा काउंटिंग करेगा ना बंदा, वो इस 3,000 को काउंट कर चुका है, तो 3,000 काउंट भी हो गया और 3,000 70,000 में भी इंक्लूडेड है। सो इफ आई टेक 3,000 अगेन, इट विल बी डबल काउंटिंग, इट विल बी व्हाट? डबल काउंटिंग। सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट से 70,000 में से 3,000 होगा लेस। इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 18 रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 18 टोटल्ड 4,000। ओहो, सो बेटा जी अब मुझे बताओ, invoices entered in April 18 relating to goods received in March 18 totaled 4,000। बेटा जी मुझे बताओ कि हमारा स्टॉक शीट कौन से तारीख का है, राइट? आई वुड लाइक टू वेट फॉर यू ऑल। हमारा स्टॉक शीट कौन से तारीख का है? 31 दिसंबर का है क्या? 80,000। मैं बोल रहा हूं इस 80,000 में 4,000 घुसकर बैठा हुआ है क्या? द आंसर इज नो। प्लीज लेट मी नो, आंसर इज नो, यस और नो? क्यों 4,000 घुसकर नहीं बैठा हुआ है? क्यों घुसकर नहीं बैठा हुआ है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 4,000 हमारे स्टॉक में घुसकर बैठा हुआ है क्या? नहीं। 80,000 के स्टॉक में नहीं घुसकर बैठा हुआ है, ये इधर कहां पे 80,000 भाई? इस 80,000 में घुसकर नहीं बैठा हुआ है, राइट? हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। क्यों नहीं घुसकर बैठा हुआ है बेटा जी? क्योंकि वो 31/12 का है और 4,000। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा जी, टेक्निकली स्पीकिंग इनवॉइस मिला है अप्रैल में, तो ये स्टॉक हुआ अप्रैल का, बट पता नहीं यार, ऐसी एग्जाम है। इनवॉइस मिला अप्रैल का तो स्टॉक अप्रैल का, इसका एक्चुअली कुछ नहीं करना था, बट नीचे वाली लाइन ने है ना हक्का बक्का कर दिया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मतलब जब माल मिल जाए तब वो आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, मतलब वो गुड्स आपका हुआ। जब माल मिल जाए तो गुड्स आपका हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उसी समय ले लेनी है। तो कुल मिलाकर अब मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, सो बेटा जी डिलीवरी कब मिल गई थी हमें? मार्च में मिल गई थी ना। ये देखो इधर मार्च में गुड्स मिल गई थी ना, राइट? सो ये गुड्स हमारे मार्च में इंक्लूड हो जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मतलब हमारे पास जैसे ही गुड्स आए तो उसके साथ साथ हमारे उसकी ओनरशिप भी मिल गई, ये माल हमारा है और 31 मार्च को स्टॉक में दिखाएंगे। सो कैन आई नॉट से 70,000 का जो माल है परचेसेस, उसके अंदर कुछ माल जनवरी टू मार्च टोटल 70,000, आउट ऑफ विच 3,000 रिलेटेड टू गुड्स प्रायर टू 31 दिसंबर 17। सो बेटा जी हम क्या करेंगे, इसको 3,000 को कर देंगे लेस, नहीं तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगा क्या? ये ऑलरेडी किसके अंदर जुड़ा हुआ है? 80,000 में जुड़ा हुआ है ना। अब ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, 3,000 को वापस परचेसेस में ऐड कर दूंगा तो, और 4,000 की डिलीवरी मार्च के पहले आ गई है, इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 को ऐड करना पड़ेगा। सो बेटा जी 71,000 का इफेक्ट देना पड़ेगा। सो कुल मिलाकर बेटा जी एक बार ट्रीटमेंट देख लेते, -1,000 + 200 और 71,000 क्या करना होगा? ऐड। सो ये देखो 200 माइनस किया और ये प्लस किया, सॉरी ये लेस किया 1,000, और ये 200 प्लस किया, और इधर देख लीजिए 71,000 ऐड किया। एग्रीड? अब आगे बढ़े, इधर तक कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो। अरे ये 4,000 नहीं थे रे, वो 4,000 दूसरे थे, ये वाले 4,000 थे। मुझे पता है अब तुम थोड़ा सा नाराज हो रहे हो, थोड़ा सा नाराज हो रहे हो, बट अगर हम शांति से करेंगे तो हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हमको 2-3 बार करना पड़ेगा, आ जाएगा ध्यान में। अभी पहले नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आओ। सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर टोटल 90,000 from Jan to March. Of this, 5,000 related to goods dispatched before 31st December 17 and goods dispatched to customer before 31st March 18 but invoiced in April 18 totaled rupees 4,000। तो पहला मेरा प्रश्न ये है कि सेल्स 90,000 है, इसको हमको करना पड़ेगा एट कॉस्ट। तो बेटा जी अब मुझे बताओ कि हमारा जीपी रेट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। तो बेटा जी कैन आई नॉट से C + P इज इक्वल टू SP? C + P इज इक्वल टू SP। तो बेटा जी हमारा C + P इज इक्वल टू SP, हमारा C कितना है? 100, और P कितना है? 25, और SP कितना है? 125। और राजा बेटा जी मेरा ये कितना है? सेल्स 90,000। तो X करके कॉस्ट निकाल दो, मुझे जल्दी से बताओ कितनी कॉस्ट है।
72,000 ये हमारी कॉस्ट। अगर कुछ नहीं होता नॉर्मल सिनारियो में हम क्या कर देते, 72,000 को क्या कर देते, लेस, सेल्स एट कॉस्ट हम करते लेस। बट आगे क्या बोला, 5,000 का जो माल है रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 31 दिसंबर 17। अब मुझे बताओ कि जब ये स्टॉक लिया हमने 80,000 का, तो उसमें से तो ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है ना, वो मतलब वो ऑलरेडी कम होके आया है। सो बेटा जी 5,000 को अगर हम दोबारा कर देंगे तो 2 बार लेस हो जाएगा, क्योंकि ये 80,000 ऑलरेडी लेस होने के बाद में आया है, क्योंकि उसका डिलीवरी पहले ही हो चुका था ना दिसंबर में। सो अगर 5,000 को दोबारा से मैं लेस करता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो बेटा जी हम पहला काम क्या करते, 90,000 में से 5,000 को वजा कर देते, क्योंकि ये बेटा जी ऑलरेडी 80,000 में कंक्लूडेड है। और आगे गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च 18 बट इनवॉइस्ड इन अप्रैल 2018 टोटल्ड 4,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4,000 रुपीज, राइट, 4,000 रुपीज ये डिलीवरी कब कर दिया, 4,000 के डिलीवरी के बारे में इन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, नहीं, हाँ सही है। सो बेटा जी हमारा जो सेल है जनवरी से लेकर मार्च तक का कितना है, 90,000 है। सो मतलब जैन से लेकर मार्च तक का, मतलब जो अप्रैल का है वो इंक्लूडेड नहीं है। बट इनका एक और लाइन यहां पर ये बोला हुआ है कि जैसे ही माल डिलीवर हुआ तो समझ लो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। सो बेटा जी हमारा माल डिलीवर हुआ मार्च में, बट इनवॉइस हुआ 4,000, तो ये 90,000 में इंक्लूडेड नहीं है, बट इसको फिर भी सेल मानना पड़ेगा। तो कैन आई नॉट से इट इज अनरिकॉर्डेड सेल, यस। सो 4,000 है, तो बेटा जी हम इसमें ऐड कर देंगे 4,000। सो ये मुझे मिल जाएगा 89,000। अब इस 89,000 को मैं कॉस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इधर 89,000 लिखकर कॉस्ट में कन्वर्ट कर दे। चलो 89,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, इट विल टर्न आउट टू 71,200। और 71,200 का हम इंपैक्ट देंगे यहां पर 71,200। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई आपको। 71,200 लेस करना है, राइट, ये वाला फिगर तो हो ही गया था ऑलरेडी। और फिर बेटा जी लास्ट वाला कौन सा है, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,000 हैड बीन इशूड टू कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न्ड ड्यूरिंग दैट ईयर या ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये क्या है बेटा जी, सेल्स रिटर्न है, दिस इज सेल्स रिटर्न। सो इसको कन्वर्ट करेंगे एट कॉस्ट। सो बेटा जी हम क्या करेंगे, 1,000 सेल्स वैल्यू है, तो C प्लस P इज इक्वल टू SP, इसको पकड़ेंगे 100, इसको पकड़ेंगे 25, इसको पकड़ेंगे 125। सो ये है 1,000, तो उसके मतलब कॉस्ट कितना है, सो 1,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, सो इट विल टर्न आउट टू हाउ मच, 800। तो बेटा जी सेल्स रिटर्न को हमको करना पड़ेगा ऐड 800 के ट्यून तक। ये 800 हमने ऐड किया इस तरीके से ऐड, और ये लेस, और फाइनल आंसर आ गया। अब मैं पता चल गया है मुझे कि आपको जो डाउट है वो एक ही चीज में डाउट आएगा, और वो चीज कौन सी है बेटा जी, मुझे लगता है पॉइंट नंबर 1 इजी है, पॉइंट नंबर 2 इजी है, पॉइंट नंबर 5 भी इजी है, राइट। पॉइंट नंबर 3rd और 4th थोड़े से मुश्किल है, तो 3rd और 4th को मैं दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, आप एक बार समझिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो क्या हुआ है, इधर समझाता हूं वर्किंग नोट्स। तो बेटा जी ये पीरियड दिया हुआ है, कौन सा, दिसंबर का हमें स्टॉक दे रखा है, 31 दिसंबर का स्टॉक 80,000 है क्या बेटा, 80,000 का स्टॉक दे रखा है। और फिर इधर हमें बोला है 31 मार्च का स्टॉक निकालना है, 31 मार्च 18, ये 17 का दे रखा है। अब उनका क्या बोलना है कि मेरा इस पीरियड के दौरान जो मुझे दस्तावेज डॉक्यूमेंट मिले परचेस के, वो डॉक्यूमेंट्स कितने के मिले, तो वो डॉक्यूमेंट्स मिले मुझे 70,000। एक कॉमन पैरेलल से अगर हम देखें तो 70,000 को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 70,000 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। बट फिर ये बोलते हैं कि 3,000 का माल इसके पहले ही मिल चुका था। ये लाइन कौन सी है, देखो 3,000 का माल पहले ही मिल चुका था। आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 17। तो मतलब ये 3,000 का इंपैक्ट ऑलरेडी जा चुका है, तो 70,000 में जो 3,000 इंक्लूडेड है उसका इंपैक्ट नहीं देना है। सो मैंने कर दिया -3,000 इसमें से। ये बात सही है, उचित है। फिर आगे क्या कहा जाता है, आगे ये कहा जाता है इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल। टेक्निकली स्पीकिंग अप्रैल का इनवॉइस है तो वो अगले क्वार्टर का जाएगा, मार्च में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च, मतलब गुड्स मिल गए थे मार्च में, मतलब रिसीव्ड यहां पर है बट इनवॉइस इधर का है, राइट। तो मतलब ये जो पीरियड है, इस जो इनवॉइस दिए ना आपको इस पीरियड के 70,000 में ये इंक्लूडेड नहीं है। जो रिसीव्ड कितना है, रिसीव्ड कितना है 4,000, नॉट इंक्लूडेड इन 70,000। और एक्चुअली इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे इनवॉइस मिलेगा उस दिन हम रिकॉर्डिंग करते, डिलीवरी मिलने से हम रिकॉर्डिंग नहीं करते।
आई रिपीट, थोड़ा सा आपको लैग आया होगा, डोंट वरी, डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगा। तो मतलब डिलीवरी मिलने के वक्त, डिलीवरी मिलते ही आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बट यहां पर ये एग्जामिनर उल्टा है साला। एग्जामिनर ने क्या बोला मालूम है क्या तुमको? एग्जामिनर ये बोल रहा है कि जो ये 4,000 की डिलीवरी मिली तो समझ लो कि उसी समय प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, 4,000 का माल हुआ तुम्हारा, इनवॉइस भले ही आगे मिला होगा। अब इस वजह से यहां पर आपको जो 70,000 का डेटा दिया, ये दिया हुआ है डॉक्यूमेंट के बेस पर, इनवॉइस का। अब ये डॉक्यूमेंट जो 4,000 का है, इट इज आफ्टर 31 मार्च, मिला पहले है 4,000, और ये जबरदस्ती हमको इधर ऐड करा रहे, तो ये हुआ ऐड इधर 4,000, तो कुल मिलाकर 71,000 होगा ऐड। आशा करता हूं कि ये बात समझ में नहीं होगी। इधर पूरा का पूरा सिर्फ लॉजिक गेम चलेगा, और कुछ चल ही नहीं सकता। द होल गेम इज ऑन लॉजिक। और सेम तरीके से अगर मैं बात करूं सेल्स की, इधर 31 मार्च 18, इधर 31 दिसंबर 17, और इधर दे रखा है सेल्स, सेल्स मुझे दे रखा है 90,000, राइट। इधर स्टॉक दे रखा है मुझे 80,000, बरोबर है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर टोटल 90,000 फ्रॉम जैन टू मार्च, ऑफ दिस 5,000 रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 31 दिसंबर 17, मतलब 5,000 का इनवॉइस अभी मिला है, बट डिस्पैच पहले हो चुका है। अब डिस्पैच पहले हो चुका है तो राजा बेटा जी वो 80,000 में इफेक्ट आ चुका है ऑलरेडी। सो बेटा जी 90,000 वो इनवॉइस जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसके अंदर वो 5,000 भी है, सो 5,000 को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 80,000 इज आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट, 5,000 का ट्रीटमेंट ऑलरेडी जा चुका है उसमें। और आगे क्या बोला है, गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च 18, बट इनवॉइस्ड, तो इनवॉइस इधर हुआ है, कितने का हुआ है 4,000, बराबर है। अब टेक्निकली स्पीकिंग इस आइटम का कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए था 31 मार्च के स्टॉक में, क्योंकि इनवॉइस हुआ है आगे, तो आगे का लेस होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि उसका डिलीवरी यहां पर हुआ है, डिलीवरी यहां पर हुआ है, और एग्जामिनर ने एक बात बोल दी है कि जिसका डिलीवरी हो गया उसको मान लो कि सेल, ऐसा बोला है कि नहीं बोला, विद द डिलीवरी यू अज्यूम इट एज सेल और परचेस। तो कुल मिलाकर जो डिलीवरी हो गया 4,000 का आइटम, तो उसको हम क्या कर देंगे कि वो सेल में इंक्लूडेड, 5,000 सेल नहीं है बोलेंगे, और 4,000 सेल हो गया मान ले बोलेंगे, तो ये हो गया 89,000, इसको हम करेंगे एट कॉस्ट कन्वर्ट, और कॉस्ट कन्वर्ट करते सेल्स एट कॉस्ट, इसको कर देंगे लेस, राइट। बेटा जी ये क्रिटिकल एडजस्टमेंट थी, बहुत क्रिटिकल एडजस्टमेंट थी। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है क्या? मैं आपके आंसर का इंतजार में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी बेटा सेल्स रिटर्न एंड ऑल इज नॉट टफ, तो अगर इस क्वेश्चन को आप करते बहुत बुरी हालत में, अगर मान लो आप फंसे हुए होते, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते, तो आप लिखना जब शुरू करते, तो पहली बात तो तय है कि फर्स्ट वाला आप बराबर लिख देते, फर्स्ट लाइन कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन फिजिकल स्टॉक एज ऑन सो एंड सो डेट। फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट नंबर 2 आप बिल्कुल सही से कर लेते, एडजस्टमेंट नंबर 5 आप बिल्कुल सही से कर लेते, एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 अभी मैंने समझाने के बाद में आशा करता हूं कि आप सही से कर लेंगे। इज दैट ओके? बट मुझे बताओ प्रॉब्लम कैसी थी, मजा आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल भारी थी क्या नहीं थी? एकदम ही, एकदम ही, एकदम ही रापचिक प्रॉब्लम थी। क्या बात है, आज तो तुम एकदम अच्छे बच्चे के जैसे बिहेव कर रहे हो। किसी ने बत्ती दी क्या? किसी ने तो आज बत्ती दी है तुमको। किसने दी? राज सर ने दी, हर्षद सर ने दी, किसने दी बत्ती? या इंग्लिश की मैडम ने बत्ती दी? तुम इतने सीधे साधे तो हो नहीं। किसने डांटा रहे मेरे रसगुल्लों को? और उनको बोलो जाके मेरे पिल्लों को ऐसे नहीं डांटने का, बेचारे डर जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और लिखो। जल्द से लिखना शुरू करिए मेरे राजा बेटा जी। यस सर, बहुत भारी थी। क्या भारी थी? अच्छा, प्रॉब्लम भारी थी, ओके। फॉर्मेट में खोपड़ी खाऊ प्रॉब्लम थी। अच्छा, अभी क्लियर हो गया ना? ठीक है, मतलब बिना क्लियर किए मरना मत। इतनी बेहतरीन प्रॉब्लम है कि पता रहनी चाहिए कि कैसे सॉल्व हुई है। अभी जल्दी से लिखो।
अभी लिखते क्या कि दूं एक? वंस डन लेट मी नो। सताक्षी बोल रही है डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। सताक्षी एनी स्पेसिफिक रीजन इफ यू कुड टेल मी? सर कुछ पढ़ा रहे हैं क्या? कुछ बोल नहीं रहा रे, मैं सही में कुछ नहीं बोल रहा था भाई। अच्छा मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? ये हुआ क्या मुझे बताना। चलो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये वाला टॉपिक स्पेसिफिकली ये वाले टॉपिक में ये वाला पार्ट तुम्हें याद है इन्वेंट्री को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि मैं समझा दूंगा, मैं मेरा काम कर दूंगा, बट मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको ये समझ में आएगा। राइट, आई डोंट टेक द गारंटी। और अगर मान लो मैंने गारंटी ली की, अभी ये समझा भी दिया, तो उसके बावजूद मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि तुम एग्जाम में जब करके आओगे तब सही से करके आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीजें घूमती है इसमें, और कुछ भी पूछा जा सकता है ना, दे कैन आस्क यू एनी डैम स्टफ। तो मैं आपसे क्या पूछता हूँ, मेरे जीवन का एक सत्य मैं आपको बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ था। क्या इस टॉपिक में अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फिजिकल और ये वाली इन्वेंट्री अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको क्या लगता है फेल हो जाओगे क्या? मैं सिर्फ इन्वेंट्री के ये वाले पार्ट के लिए, पूरे सिलेबस में सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए बोलता हूं सभी बच्चों के लिए कि इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, बाकी हर एक पार्ट की मैं गारंटी ले सकता हूं, फिर वो पार्टनरशिप हो, कंपनी फाइनल अकाउंट हो, या यू नो एनी एनी डैम टॉपिक, आई विल ऑलवेज से यू दैट कि आई कैन मेक यू कॉन्फिडेंट, और वो कर सकते हो। बट इसमें क्या है, एडजस्टमेंट कहीं से कुछ भी आती है, और देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट ना। अब जैसे परचेज सेल्स का मैंने समझा दिया, अब परचेज सेल्स में इन्होंने कोई नई एडजस्टमेंट डाल दी, फिर वो नीचे जो एडजस्टमेंट डाली वो तो बहुत ही जबरी थी, उसके अंदर क्या बोले कि डिलीवरी होते ही मान लो कि परचेस हो गया, सेल हो गया। सो राइट, तो मैं आप सभी लोगों को क्या बोल रहा हूं कि आ, ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में गारंटी नहीं लेता, बट मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, इस टॉपिक की वजह से आप पास या फेल आपका डिसाइड नहीं होता, फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। कई सारी चीजें जीवन में समझ में नहीं आती, बट उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से हमारे जीवन का
दिशा या हमारे जीवन के बारे में डिसाइड हो जाएगी चीज़ें, ये गलत है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें पूछता हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन कोरिलेट एंड एक्सप्लेन मी कि वट एवर आई एम आस्किंग यू। तो मेरी एक अभी आप भी पढ़ते होंगे तो ऐसे ही पढ़ते होंगे ना कि आप यहाँ पर पढ़ते हो, फिर आप आपके दोस्त से फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हो या व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहते हो। तो हमारे ज़माने में वी यूज टू बी कनेक्टेड ऑन टेलीफोन, मोबाइल्स थे नहीं, तो इतना तुम्हारे जितना त्रास नहीं था रे, हमको बहुत ईजी था और इसलिए लकीली पास हो गए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कुछ था ही नहीं, कुछ नोट्स वोट्स का भी लफड़ा नहीं था। तो वी यूज टू रीड मोडिल एंड ऑल। मुझे आज याद है कि आई वॉज स्टडिंग एट सोलापुर, माई होम टाउन, एंड माई फ्रेंड वॉज स्टडिंग, शी वॉज स्टडिंग इन पुणे, एंड वी यूज टू इंटरेक्ट ऑन फोन एवरी डे कि भाई कैसे पढ़ाई चल रही, क्या चल रही है। तो देन वी यूज टू गिव अ टारगेट ऑल्सो कि आज इतना पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। सो दैट वॉज एग्रीड। अब क्या हुआ कि उस जमाने में एक पेपर हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था MICS, राइट। और MICS एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत 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 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम ऐसा कुछ था, उसके अंदर IT वाईटी रिलेटेड की चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस था। उसके अंदर कुछ एक पार्ट था जो हमें पढ़ना था और हमने डिसाइड किया था कि चैप्टर आज वाइंड अप करेंगे। और उसके अंदर भरोसा मानो ऐसे 10 एक पेजेस थे, रहे होंगे, आई रिमेंबर 10 एक पेजेस के आसपास, जो भाई पढ़ लो समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई नेक्स्ट लेवल की चीज़, क्या बोल रहे कुछ समझ, मतलब मैं ऐसे लग रहा था कि जैसे मान लो मैं ये हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ क्या मेडिकल साइंस, तो नहीं समझ में आएगा ना यार कुछ, तो या इंजीनियरिंग की कोई चीज़ें पढ़ रहा हूँ नहीं समझ में आएगा, राइट। कितना भी जोर लगा लो तो कहाँ से समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर फिर मैंने एकदम पढ़ना शुरू किया वो, और फिर मेरे को आया, समझ में नहीं आया, ठीक है छोड़ दिया मैंने। फिर फ़ोन पर बात हुई शाम को, तो शाम को फ़ोन पर बात हुई तो आई वॉज वेरी हैप्पी एज यूजुअल, मैं तो खुश था एकदम। एंड शी वॉज लाइक आनंद यार आज का दिन बहुत ख़राब था यार, बहुत बोर हुआ मेरे को, कुछ भी नहीं हुई पढ़ाई, मालूम है क्या तेरे को, पूरा वेस्ट हुआ, पूरा दिन वेस्ट हुआ, पूरा का पूरा दिन वेस्ट हुआ मेरा। मतलब क्यों, क्या हुआ? तो बोले अरे वो वाले पन्ने नहीं देखा, 10 पन्ने मैंने उसको 15-20 बार पढ़ डाला, फिर भी मेरे को नहीं समझा कुछ भी। मैंने बोला कमाल है भाई, और एक्चुअली यही वर्ड, मतलब कमाल है भाई, मेरे को 15-20 बार पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आया, मेरे को तो एक बार पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये समझ में नहीं आने वाला। मैंने तो उसको काट मार के स्टेपलर कर दिया उन पेजेस को कि इनको पढ़ना ही नहीं है, इनको छोड़ दो। और मुझे पता था कि इसकी वजह से मैं फेल नहीं होऊंगा, और आप भरोसा मानिए मैं आज आपके सामने CA हूँ, खड़ा हूँ, इधर देख रहे हो आप, और वो अभी भी CA बन रहे हैं। तो जीवन में एक चीज़ का ध्यान में रखना, कुछ चीज़ों को लाइटली लेना पड़ता है, उनमें से एक चीज़ है लाइटली लेना। आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी इसको लाइटली लेना है, यू डोंट हैव टू टेक इट सीरियसली। 120 मार्क का पेपर आता है सेट, 120 मार्क का, 120 मार्क में से ये मैक्सिमम आएगा 10 मार्क के लिए। 10 मार्क भी कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं आ सकता, तो अगर इसको साइड में भी रख देंगे तो अगर बाकी के टॉपिक भी करेंगे तो 100 मार्क का पेपर लिख के आएंगे और आप पास रहेंगे। अब सोचने का तरीका आपका है, बट दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि लाइफ में सम थिंग्स हैव टू बी टेकन अप लिटिल लाइटली। और मैं खुद एज ए फैकल्टी आपको बता रहा हूँ कि ये वाली चीज़ तभी करना जब आप बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, या आपने इस जैसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हो, तो उसके बाद में इसको करने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत कम समय में सॉल्व हो जाता है। अगर लॉजिक क्लिक हो गया तो बहुत कम समय में जल्दी क्लिक हो जाता है। एग्रीड? सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई। अब हम जाएंगे, तुम्हें आज कुछ और होमवर्क देंगे। अब हम आगे की बात करेंगे। आज आपको इन्वेंट्री टॉपिक के और कुछ क्वेश्चंस देने पड़ेंगे भाई, नहीं तो तुम तांडव मचाओगे, राइट। तो जो बच्चा इसको करना चाहता है तो मेरी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करे। मॉड्यूल के आज कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आपको, तो वो करके आना, और यदि करके आओगे तो फिर आगे बढ़ चल जाओगे, है ना। ये सब टाइम पास क्वेश्चन है, ये इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, ये वाला भी नहीं। ओके, तो हैव इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ओके 9। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 इसके जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, इलस्ट्रेशन नंबर 10, 9, 10। फिर 9, 10 के बाद, 9, 10 के बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ये पूरा डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये नलायक क्वेश्चन है, नलायक। इसके अंदर हर बार क्या होता था पता है क्या, हमें फिजिकल स्टॉक दिया रहता था और वैल्यू एज पर बुक्स निकालना होता था। फिजिकल स्टॉक दिया रहता था और वैल्यू एज पर बुक्स निकालना होता था, बट इस क्वेश्चन में आपको असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है, यस और नो। और उन्होंने बोला कि फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020, फिजिकल स्टॉक निकालने के लिए बोला, नॉट एज पर द बुक्स, सोचना। फिर आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
फिजिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा जी मैंने आज आपको कितने क्वेश्चन दिए? 6 क्वेश्चंस इज व्हाट आई हैव गिवन टू यू। अगर ये 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो समझ जाओ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अब जरा बात ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। अभी जो समय हो चला है उसके अंदर मैं इन क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकता हूं। आपको ये क्वेश्चन खुद को डील करने, और ये कल मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल यू हैव गॉट अ क्वेरी। और क्वेरी इसमें आएगी, बात सही है, बट बेटा जी रिवीजन बैच में मैं इसको ज्यादा डेप्थ में और नहीं जा सकता। एग्रीड? सो आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, और यदि आपको जम तो थम्स अप। इसके बेसिस पर आप एग्जाम में डिसाइड कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नहीं करना है। अगर मान लेते हैं नहीं जमता है तो बेटा जी तब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कौन से क्वेश्चन जमते हैं, तो एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आया तो ही मैं सॉल्व करके आऊंगा, अदरवाइज नहीं करके आऊंगा। तो उस केस में आपको दूसरे ऑप्शंस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैं आपको सीख दे रहा हूं ताकि आप मार्क्स गंवा कर ना आए। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा का विषय ये आता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लिखिए हेडिंग, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बहुत। तो पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आप लेते हो परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, राइट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट। फिर इसके अंदर ऐड करते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद इसके अंदर ऐड करते हैं हम ट्रांसपोर्ट और कैरेज, ट्रांसपोर्ट और कैरेज, ये सब चीजें ऐड करते हैं। एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ द इन्वेंट्री इज एडेड, और उसके बाद में जो आपका आता है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का वर्किंग क्या है बेटा जी? परचेस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस ट्रांसपोर्ट और कैरेज, एंड राजा बेटा जी इट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। रूल टू रिमेंबर, रिमेंबर, do not take refundable taxes। तो फॉर एग्जाम्पल वैट है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है, जीएसटी इज अ रिफंडेबल टैक्स, यू शुड नॉट टेक दैट। तो अगर टैक्स इंक्लूडेड होगा तो वो लेस करना पड़ेगा। अभी इधर मैंने ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा जी मैंने बता दिया कि इतनी चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है। अगर नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो वो ले सकते हैं, बट रिफंडेबल टैक्स है तो वो नहीं ले सकते, राइट? जैसे कस्टम्स ड्यूटी, ये रिफंडेबल टैक्स है क्या? नहीं, ये नॉन रिफंडेबल टैक्स है। तो बेटा जी मैंने आपको बताया कि जीएसटी, जीएसटी आप क्या करोगे बेटा जी? इसको माइनस, मतलब सॉरी, अगर इंक्लूडेड है तो इसको क्या करोगे? माइनस, क्योंकि रिफंडेबल है। आई रिपीट, अगर जीएसटी इंक्लूडेड है तो इसको क्या करोगे? माइनस, क्योंकि इंक्लूडेड है। तो कुल मिलाकर बेटा जी, अब अगर हम आ जाए इधर एक बच्चा पूछ रहा था इलस्ट्रेशन कौन से, तो गधेड़े बच्चे ये ले इलस्ट्रेशन कौन से। एक बार में बताने के बाद में तो समझ में आता ही नहीं। 10, 9 और 10, 9 और 10। तो मेरे सुस्त मुर्गो इधर आ जाओ। Principle of valuation, it is cost or NRV whichever is lower. The above principle is based on the principle of conservatism. Cost excludes storage cost, interest cost, abnormal losses, administration overhead, selling and distribution overhead. In other words, it includes what? So ये मैंने चीजें आपको लिख के दी। It includes purchase price, less trade discount, plus transport or carriage will give you what? Cost of inventory. It will give you what? Cost of inventory. डू नॉट टेक रिफंडेबल टैक्सेस लाइक जीएसटी। फिर मैं आपको अगर बता दूं एडमिन ओवरहेड भी नहीं लेना है, एडमिन ओवरहेड्स भी नहीं लेना है। फिर आपको ये भी नहीं लेना है क्या बोलते हैं उसको, सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉट टू बी इंक्लूडेड। कुल मिलाकर अगर आप समझेंगे इन्वेंट्री को हमने कंसाइनमेंट में जैसे पढ़ा, अगर वैसे भी आप ध्यान रख लेंगे तो आ जाएगा कि जब तक हम इन्वेंट्री को गोडाउन तक ना पहुंचा दे उधर तक की सारी कॉस्ट क्या होती है? ऐड। उसके बाद की कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं होगी। ये बात मैंने आपको समझाई थी। एग्रीड? तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब हम करेंगे, बट बेटा जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अब मैं एक काम करता हूं, आपके सामने अलग अलग बिजनेस रखता हूं, अलग अलग बिजनेस रखता हूं। तो मैं आपके सामने रखता हूं गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी।
दूसरा मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं, पार्ले जी, पार्ले जी। फिर मैं दूसरा आपके सामने रखता हूं लैपटॉप। फिर मैं आपके सामने रखता हूं मोबाइल। फिर मैं आपके सामने रखता हूं सारीज, राइट, सारीज। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि इन सभी में क्या फर्क है। स्पेशली मुझे बताओ पार्ले जी बिस्किट और सारीज में क्या फर्क है। यदि आपका सारीज का व्यवसाय है, राइट, और अगर मान लेते आपका व्यवसाय है किसका, पार्ले जी, लैपटॉप, मोबाइल, तो इसमें क्या फर्क क्या है, क्या फर्क है? जल्दी से मुझे सोच के बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या फर्क है, जल्दी से मैं सुनना चाहता हूं। इधर थोड़ा सा और एक जोड़ देता हूं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वाटर बॉटल, बिस्लेरी, तो क्या है? हाँ, जब तक आंसर नहीं आएगा हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा तो एकदम क्लिक हो जाएगा जल्दी से। साड़ीज में फैशन चेंज हो जाती है। तुमने कभी देखा है औरतों को एक तरीके की साड़ी पहनते हुए? मतलब मैं दिन रोज में इतनी सारी औरतों को देखता हूं, बट कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी औरत सेम टाइप की साड़ी पहनी हुई है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं आज व्हाइट शर्ट पहना हुआ हूं, राइट। अगर मैं मेरे बॉयज को बोलूं, बॉयज आपकी आपकी फोटोज भेजो जिन्होंने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, राइट, इस टाइप का व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। बट गर्ल्स के केस में आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। गर्ल्स के केस में, सारीज के केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी कितने बच्चों ने व्हाइट शर्ट पहना है, प्लीज अपनी फोटो डाल दो तुरंत, और विदाउट चीटिंग, विदाउट लाइंग, राइट। या आपने व्हाइट कलर के शर्ट के आज बॉयज को देख लिया होगा, लोगों को देख लिया होगा, आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर मैं कहूं कि एक औरत ने एक पर्टिकुलर XYZ तरीके की साड़ी पहनी है, तो बाकी के उस एरिया में उस प्रकार की साड़ी पहनने वाली औरतें आपको नहीं दिखेगी। हाँ, अगर आप किसी स्टोर में जा रहे हो तो वहां पर आपको ऐसा सेम कलर की साड़ी पहने हुए लोग मिलेंगे। तो ये क्या बोलता हूं मैं, होमोजीनियस गुड्स है कि नहीं है? होमोजीनियस गुड्स, ये होमोजीनियस गुड्स है, यस और नो? बट सारीज में इट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज हेट्रोजीनियस गुड्स। हेट्रोजीनियस गुड्स, हेट्रोजीनियस गुड्स मतलब क्या है बेटा जी? जिनका जिनका एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, दूसरे का तीसरे के साथ नहीं हो सकता, तीसरे का चौथे के साथ नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये हेट्रोजीनियस गुड्स है। और गोल्ड ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं, सो इवन दिस गोल्ड ज्वेलरी, इवन इफ द गोल्ड इज होमोजीनियस, बट माय डियर फ्रेंड द डिजाइन एंड ऑल विल मेक इट हेट्रोजीनियस। सो ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस गुड्स है। जानबूझकर मैंने हेट्रोजीनियस के मतलब सभी गुड्स अलग अलग होंगे, राइट। तो जब हेट्रोजीनियस गुड्स की बात चल रही है, एक सेकेंड, किसी ने व्हाइट शर्ट नहीं पहना आज? कमाल हो गया, मेरे को तो लगा फोटो भेजेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ बॉयज। तो फिर फोटो क्यों नहीं भेजी? गौरव रहेजा, क्लिक करने का और फोटो भेजने का, बोलने का क्या बात है? तो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई जी ये जो सारीज है, इस सारीज के लिए, हेट्रोजीनियस गुड्स के लिए एक दिक्कत है। तुम्हें पता है ऐसे साड़ियां पड़ी हुई है, राइट, ऐसे साड़ियां, ये इनवॉइस नंबर 1 के, इनवॉइस नंबर 2 के, इनवॉइस नंबर 4 के, इनवॉइस नंबर 5 के, इनवॉइस नंबर 6 के, इनवॉइस नंबर 8 के है। जरा ध्यान से सुनो, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 1 2 3 4 जो मैं सभी चीजें आपको बता रहा हूं, ये इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर समझते हो क्या भाई? इनवॉइस नंबर मतलब ये साड़ी कब खरीदी थी। तो मान लो तुम कोलकाता गए, कोलकाता से साड़ी लेके आए, तुम दिल्ली गए, दिल्ली से साड़ियां लेके आए, राइट, तुम डीलर हो। तुम बेंगलोर गए, वहां से लेके आए, तुम कांचीवरम गए, वहां से लेके आए, तुम पैठन गए, वहां से साड़ियां लेके आए। सो यू गॉट सो मेनी डिफरेंट साड़ीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, वैरायटी एंड ऑल, और तुमने सब लाकर उधर रख दिया। अब जब तुम उधर लाकर रख दिए हो पांडे जी, तो उस केस में अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा जी इस केस में प्रत्येक का इनवॉइस अलग अलग है।
अलग अलग इनवॉइस है। अब राजा बेटा जी इसमें से ये साड़ी बिक गई, ये साड़ी बिक गई, ये भी बिक गई। अब ये ढूंढना मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो एंड फिगर आउट इन द इनवॉइस कि भाई ये कितने में खरीदी थी। अरे उसकी कॉस्ट निकालना एक मशक्कत है। तुम सोचो अपने पूर्वज लोग बहुत स्मार्ट, बहुत शार्प लोग थे। दिस पीपल यूज टू कैलकुलेट द थिंग्स वेरी प्रॉपरली। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि तुम बोलोगे अभी इनवॉइस मतलब समझ रहे हो ना, बिल्स है तुम्हारे पास, तुमने अलग अलग जगह से साड़ी है। अब औरतें जब जाती है साड़ियां खरीदती तब कैसे खरीदती, ये निकालो वो निकालो वो निकालो वो निकालो, कोई भी साड़ी निकाल कर लेकर। अब जो बची हुई साड़ी है वो कौन से इनवॉइस में से ढूंढना मतलब पाप नहीं लगता कह रहे तुमको? नहीं लग रहा पाप? पाप लगना चाहिए भाई साहब, बहुत मुश्किल है, राइट। और जो होमोजीनियस गुड्स है, होमोजीनियस गुड्स मतलब बिस्लेरी, अब उसके अंदर भी बॉटलें सब पड़ी हुई है। पेट्रोल, सब पेट्रोल एक साथ ही मिक्स हो रहा है, पहले जो लिया वो ये वाली, और कोई भी पेट्रोल लेके जाओ कोई फर्क नहीं है, सभी का क्वालिटी एक ही है। पार्ले जी कोई भी बिस्किट लेके जाओ, कब खरीदा कोई लेना देना नहीं है। मैगी के पैकेट कब खरीदा कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेके चले जाते हैं हम जब जाते हैं बग बाजार या स्टोर में, तो हम कोई भी पैकेट निकाल कर लेकर चले जाते हैं, राइट। सो राजा बेटा जी होमोजीनियस गुड्स में एक आइटम दूसरे आइटम को रिप्लेस करता है, वांदा नहीं है। बट बेटा जी हेट्रोजीनियस गुड्स में एक आइटम दूसरे आइटम को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इसके लिए वैल्यूएशन तरीका अलग है और पहले वाले के लिए वैल्यूएशन तरीका अलग है। तो इस चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा कल, और कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया जाता है। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और कल हम दोबारा मिलेंगे एंड देन विल बी डूइंग इट रियली वेल, ऑलराइट। तो अभी के लिए मैं कंप्लीट करने में मेरे पास इतना समय नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट राइट नाउ, बट टुमारो व्हेन आई कैच यू अप आई विल बी एबल टू डू इट। इज दैट ओके? सो सभी बच्चे प्यार से अपनी सर को बाय बाय बोलेंगे, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। सभी बच्चे प्यार से बाय बाय बोलेंगे पहले, और एक बार बाय बाय बोलोगे तब हम मिलेंगे कल फिर, ठीक है? बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। आज जो प्रॉब्लम दी है होमवर्क ट्राई जरूर करना, और अभी इमीडिएटली कर लेना, क्योंकि बेटा जी जब आप करोगे वो प्रॉब्लम तो आपको पता चलेगा कि भाई जी वो करना है कि नहीं करना है। बट बाकी का इन्वेंट्री का टॉपिक 110% आपका हो जाएगा, ठीक है? चलो खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।